हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, एक बार फिर से लेकर आया हूँ उत्तराखंड की पाठशाला में एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि इम्पोर्टेंट है उत्तराखंड की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जहाँ पर भी उत्तराखंड विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, टॉपिक है उत्तराखंड के चंद वंश का शासन प्रशासन, अर्थात कुमाऊँ में जिस चंद वंश की सत्ता थी उसका शासन प्रशासन कैसा था, कैसे कैसे शब्द प्रयुक्त होते थे राज्य से संबंधित वस्तुओं या चीज़ों के लिए या पदों के लिए, उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ से बहुत बार प्रश्न एग्जाम में बना है, इसीलिए मैं इस टॉपिक को लाया हूँ। आपने चंद वंश के राजाओं के बारे में बहुत बार सुना होगा, जाना होगा, उनका इतिहास पढ़ा होगा, लेकिन शासन प्रशासन पर फोकस ज़रा कम होता है, इसलिए इस टॉपिक को लेकर आया हूँ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, शासन प्रशासन चंद वंश का। आप पूरा वीडियो देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो देखिए शुरुआत करेंगे हम चंद वंश के शासन प्रशासन एवं कर, जो सब कर भी हम इसमें देखेंगे, टैक्स देखिए। तो देखिए जो सबसे पहला हमारा फैक्ट है वो है राजा। कुमाऊँ प्रशासन में जो चंद प्रशासन हुआ करता था उसका जो प्रमुख होता था वो था राजा। राजा की जो उपाधियाँ यहाँ पर थी, तो देखिए श्री राजाधिराज, राजा की जो उपाधियाँ थी उनमें जो प्रमुख उपाधि थी वो थी श्री राजाधिराज या राजाधिराज महाराज। ज़्यादातर राजाओं के पीछे जो नाम देखने को मिला है आगे से, वो नाम था श्री राजाधिराज या राजाधिराज महाराज। यही नाम राजाओं के साथ देखने को मिला है चंद वंश के महत्वपूर्ण राजाओं के नाम के साथ। अगर हम बात करें राजकुमार की, तो राजकुमार देखिए राजा के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो पद होता था वो राजकुमारों का ही होता था। राज्य को जब कई भागों में बांटा जाता था तो उन भागों पर जो व्यक्ति शासन करते थे वो राजकुमार या राज परिवार से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति ही होते थे, और उनके नाम के आगे जो विरुद्ध लगता था, जो उपाधि लगती थी, वो क्या थी? महाराजा कुमार, कुंवर या गुसाई। अर्थात चंद राजकुमारों को या तो महाराज कुमार कहा जाता था, या कुंवर कहा जाता था, या गुसाई कहा जाता था। ठीक है, जैसे उनके सरनेम की जगह भी ये नाम लगता था। ठीक है, चंद वंश के राजकुमारों के ये है। जबकि हमने देखा था कत्यूरी वंश के राजकुमारों को रजवार कहा जाता था। क्या? रजवार। ठीक है, रजवार कहा जाता था कत्यूरी वंश के राजकुमारों को। अगला है देखिए, तो चंद वंश में जो ताम्रपत्र गढ़े जाते थे जिनके द्वारा राजा सूचना देते थे या किसी सूचना को मतलब अस्थायी करते थे, मतलब किसी अगर भूमि को दान दिया तो उसको स्थायी ताम्रपत्र के हिसाब से दे देते थे। जैसे आज स्टाम्प होता है वैसे हुआ करते थे ताम्रपत्र। तो इन ताम्रपत्रों की भाषा क्या होती थी? तो जो चंद वंश के ताम्रपत्र छपते थे उनकी जो भाषा थी, भाषा देखिए उनकी थी कुमाऊनी और नेपाली। इस भाषा का जो मिश्रण था वही भाषा थी ताम्रपत्रों में किसकी? चंद वंश की। अगर हम बात करें चंद वंश के ताम्रपत्रों को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, अर्थात उनको कौन लिखवाते थे, तो ये जो लोग थे ये थे जोशी। जोशी जो उनके दीवान पद पर भी थे, यही ज़्यादातर उनके ताम्रपत्रों को छपवाते थे। जबकि इन पत्रों का निर्माण कौन करता था, अर्थात इनको छापता कौन था? छपवाने का काम, लिख के जो मैटर देना है वो काम तो था जोशियों का, लेकिन इसे गाड़ेगा कौन? उस पर जो गढ़ना होता है ना, गढ़ना, वो आकार में कौन ढालेगा, तो उसका काम था, वो काम था टमटा का। जो टमटा जाति के लोग थे उनका कहा जाता था ताम्रपत्रों को ढालना। ठीक है, यह आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है। अगला है, जो ताम्रपत्र होता था उस पर पहचान क्या थी? अब देखो ताम्रपत्र तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन चंद वंश का ताम्रपत्र है, इसकी मुहर क्या है, इसकी पहचान क्या है? तो जो कटार होता है, कटार मतलब जो छोटा सा चाकू एक होता है सुरक्षा के लिए, उसकी जो मूठ होती है, निचला हिस्सा जिसे हम पकड़ के रखते हैं, उसका जो आकार था यही पहचान चिन्ह था चंदों का, यही राज चिन्ह था मुहर का, कटार की मूठ। ठीक है, अब देखिए चंदों का जो राजधानी क्षेत्र था, आप जानते हैं सबसे पहले चंपावत में राजधानी थी, इसके बाद अल्मोड़ा आई। तो राजधानी क्षेत्र को चंद कहा करते थे बुंगा। आपने सुना होगा राजबुंगा। सोमचंद ने, ये पहले चंद शासक सोमचंद का जो किला था उसका नाम था राजबुंगा, तो इसीलिए ये राजधानी को बुंगा, किले को बुंगा कहा करते थे। ठीक है, अगला जो नाम मिलता है वो है रससबुंगा। रससबुंगा भी राजधानी को कहा जाता था राजपुर। देखिए अल्मोड़ा का पुराना नाम बोला जाता है राजपुर है, क्योंकि वो राजधानी थी, तो इसीलिए राजपुर भी राजधानी को कहा जाता है। और अगला जो नाम है वो है राजधाई। राजधाई देखिए, राजधाई का अर्थ भी राजधानी से जोड़ा गया है, तो ये कहा जाता था राजधानी को बुंगा, रजसबुंगा, राजपुर और राजधाई। अगला देखिए, राजमहल को क्या कहा जाता था? तो चंद वंश में राजमहल को कहा जाता था चौमहल, अर्थात चार हिस्से, जो चार चौतरफा जो महल होता है चौमहल, ये कहा जाता था राजमहल को। जबकि एक निर्माण हुआ था चंद काल में, उसका नाम था चौमहला। चौमहला महल जो बनाया था वो किस व्यक्ति ने बनाया था, ये आप जानते हैं? चौमहला महल कल्याण चंद चतुर्थ जो राजा था उसने चौमहला महल का निर्माण किया था अल्मोड़ा में। ठीक है, आगे देखिए, शासन किस तरीके का था?
तो शासन में पंचायती राज तंत्र के गुण भी देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड में सबसे पहले जो पंचायती राज तंत्र की व्यवस्था करने वाला राजवंश है माना जाता है वो चंद्रवंशी है, जिसने कुमाऊं में शासन किया। लेकिन फिर भी निरंकुशता मौजूद थी, राजा को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाता था। तो अगर इसका मतलब था कि राजा ही संपूर्ण निर्णय लेगा, पंचायती राज का उतना फ़ायदा नहीं था। अगला देखिए, राजा प्रधान न्यायाधीश भी था। अगर आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप राजा के पास गुहार लगा सकते हैं अंतिम रूप में, ठीक है। या तो अगर कोई बड़ा मामला है वो भी राजा ही सुनेगा, या अंतिम जो न्याय सुनने वाला व्यक्ति होता है वो राजा ही होता था। प्रधान न्यायाधीश वही होगा, जैसे हमारा सुप्रीम कोर्ट आज है ना। तो अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हारते हैं तो आप जाते हैं कहाँ पर, राज्य का जो उच्च न्यायालय होता है, उच्च न्यायालय में अगर आप हारते हैं तो आप जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर आप सुप्रीम कोर्ट के पास हार गए आप कहीं नहीं जा सकते, आप सिर्फ जेल जा सकते हैं, ठीक है, अगर आपने गलत किया है तो। अगला देखिए, राज्य समूची राज्य की भूमिका मालिक हुआ करता था। राजा, सॉरी यहाँ पर राजा होना था। जो राजा होता है वो समूची भूमि, जितनी भी भूमि राज्य के पास होती थी उसका मालिकाना हक उसके पास था, वो सारी भूमि उसकी थी। वो चाहे तो उस भूमि को किसी को रौत में दे, मतलब किसी वीर पुरुष को दे, किसी को दान में दे, किसी मंदिर को सदाव्रत या गूंठ के रूप में दे, किसी भी रूप में वो भूमि को दे सकता था, ठीक है। और चंद्रवंश में जो राजा के खास परामर्शदाता हमने देखे हैं वो दो जातियों के लोग हुआ करते थे, मेहरा और फर्त्याल। देखिए, मेहरा और फर्त्याल दो जातियाँ थी। ये जो थोक थे यही तय करते थे कि कौन चंदों की गद्दी पर राजा के अधीन बड़े बड़े पदों पर बैठेंगे। अगर माना मेहरा का दबदबा ज़्यादा चल रहा है तो उस समय दीवान मेहराओं का फेवरेट व्यक्ति बैठता था, जबकि अगर फर्त्यालों का चल रहा है तो फर्त्याल जिस व्यक्ति को सपोर्ट करेंगे वही गद्दी पर बैठेगा। ऐसा चलता रहता है, राजा की गद्दी पर नहीं बल्कि दीवान या ऐसे जो बड़े बड़े पद होते हैं सेनापति, इन पदों पर। अगला देखिए, अगला है ब्राह्मण और अब्राह्मण दोनों यहाँ पर राजा के परामर्शदाताओं में शामिल थे। मतलब पूरी जनता को यहाँ पर शामिल किया गया था। दो तरह की तो जनता होती है, एक ब्राह्मण एक अब्राह्मण। जो ब्राह्मण नहीं है तो उस जनता को पौरी 15 बिस्वा कहा। अब देखिए, कोई लोगों में कन्फ्यूजन है कि सारी जनता को पौरी 15 बिस्वा कहा, नहीं, पौरी 15 बिस्वा कहा वो जातियाँ जो राजा से संबंधित हैं, राजमहल से संबंधित हैं, राजा के संपर्क में हैं और वो राजा को परामर्श देती हैं। वो सारे लोग, कई जातियों के वो राजा के कर्मचारी जो राजा को परामर्श देते हैं, वो पौरी 15 बिस्वा में आते हैं। और ये पौरी 15 बिस्वा संपूर्ण जो जनमानस होता है उसका नेतृत्व करते थे राजमहल में, ठीक है। तो ये है सभी जातियों के लोग। दीवान पद देखिए फिक्स था, सोमचंद ने ही दीवान पद फिक्स कर दिया था। वो कर दिया था जोशी पंडितों के लिए, उसने जोशी पंडितों को दीवान पद दिया था। और आपको पता होगा उसने राजगुरु का जो पद होता था वो दिया गया था किसको, सिमल्टी ब्राह्मणों को। उसने सिमल्टी ब्राह्मणों को राजगुरु का पद दिया, जबकि जोशी ब्राह्मणों को दीवान का। तभी तो हम नाम सुनते हैं हर्षदेव जोशी, शिवदेव जोशी, ये सब दीवान थे, ठीक है। अगला देखिए, कहीं कहीं पर दीवान को बख्शी भी कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, बख्शी भी कहा गया है। अगला है, जो चंद राजवंश हुआ करते थे उसमें मंत्री कितने होंगे, अर्थात माना प्रधानमंत्री, सेनापति और जो हर क्षेत्र का प्रमुख होता है, माना गुप्तचर विभाग का प्रमुख है ना, जंगलों की खनिज का जो देख रेख होता है उसका प्रमुख, या जो सीमावर्ती क्षेत्र होते हैं उसका सेना का प्रमुख, ऐसे कितने मतलब अधिकतम पद थे। तो यहाँ पर कुल 10 पद हुआ करते थे अधिकतम मंत्रियों के। मतलब राजा के सामने बैठने वाले जो बड़े बड़े मंत्री होते हैं वो सिर्फ 10 थे। जैसे आज हमारा मंत्रिमंडल होता है ना, 11 लोगों का, 12 लोगों का, 70 में से 11-12 चुन के आते हैं, 10%, 15%, 12% जो भी है। तो ऐसे ही 10 लोग थे कुल जो मंत्री थे, ठीक है, जो राजा के सामने बैठते थे। अगला है, राज्य मंडलों में विभक्त था। देखिए, अब राज्य कैसे कैसे विभक्त हुआ करता था। राज्य मंडलों में विभक्त था। हर राज्य को, जो पूरा संपूर्ण राज्य था उसे मंडलों में बांटा गया था। और मंडल भी 2 प्रकार के। पहला देखिए, सामंतों के अधीन, मतलब सामंत अर्थात ऐसे राजा जिन्हें तो या तो चंद राजा ने पराजित किया है या वो स्वतः ही चंद राजा के अधीनस्थ हो गए हैं, उन्होंने चंद राजा की अधीनता को स्वीकार किया है। एक तरह के तो ये राज्य थे सामंतों के अधीन राज्य। और दूसरी तरह के वो राज्य जो राजा द्वारा शासित थे, मतलब जहाँ पर राजा का संपूर्ण अधिकार था, राजा वहाँ पर खुद शासन करता था। एक तो वो जहाँ पर राजा के अधीन कोई दूसरा राजा शासन कर रहा है और वो राजा को टैक्स देता है, चंद राजा को। तो एक तो ये हो गया, उसे मांडलिक राजा भी कहते थे, मांडलिक राजा। जबकि दूसरा जो स्वयं राजा द्वारा शासित था। कुछ ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्र होता है, नुकसान ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, अटैक होने के चांसेस रहते हैं, तो राजा अपना प्रत्यक्ष वहाँ पर शासन रखता था। वहाँ पर किसी दूसरे राजा पर भरोसा नहीं किया जा सकता था जो अधीनस्थ हो। तो इसलिए 2 तरह के राजा हुआ करते थे, मतलब 2 तरह के मंडल हुआ करते थे, ठीक है। अब इन सामंतों को देखो क्या कहा जाता था, राजा भी इन्हें कहा गया है, रजवार भी कहा गया है, क्योंकि जो
चंदों के राजा थे, उन्हें तो महाराजाधिराज, श्री राजाधिराज कहा गया है, श्री महाराजा कहा गया है। तो इनको राजा कहा जाता था सामंतों को, ठीक है, क्योंकि ये राजा हुआ करते थे छोटे छोटे। मंडलों के नीचे देखिए देश हुआ करते थे। अब जो ये 2 तरह के मंडल होते हैं, इनके नीचे देशों में इन्हें बांटा गया था। आपने कुमाऊं में नाम सुने होंगे, तल्ला देश, मल्ला देश, जैसे है ये पिथौरागढ़ में है। गुम देश आपने चंपावत में सुना होगा, गुरुड़ देश, खरक देश, माल भावर तराई के प्रदेश को बोलते थे माल भावर देश, और पर्वत डोटी का देश, डोटी साम्राज्य को कहा जाता था पर्वत डोटी का देश। तो ऐसे छोटे छोटे मतलब ऐसे क्षेत्रों को अलग अलग बांटा था, छोटे छोटे नहीं क्षेत्रों को बांटा था, मतलब देश में, देश के रूप में, है ना। एक देश, एक छोटा एक क्षेत्र एक देश था, और ऐसे ही कई क्षेत्र मिलाकर एक मंडल बनाते थे, ठीक है ना। शासन की जो सबसे शासन की छोटी इकाई, मतलब जो मंडल देश के नीचे थे, देश जिन भागों में बटे हुए थे वो क्या क्या थे, देश देखिए परगने और गरखों में बटे हुए थे, परगने व गरखे, परगने और गरखों में थे देश। परगने भी 2 प्रकार के हुआ करते थे। देखिए, एक परगना जो जहाँ पर नागरिक अधिकारी होगा, जो नॉर्मल राजा ने एक अपॉइंट किया है, नागरिक अधिकारी जो जनता का प्रमुख है उसे अपॉइंट किया गया है, तो वो हो जाएगा कहाँ पर, एक प्रकार के परगने में। उसे कहा जाता था सीकदार या सीरदार। मतलब सीकदार या सीरदार ऐसा अधिकारी था जिसे राजा ने जनता के द्वारा चुना है, जनता ने वहाँ पर उसे चुना है अपना प्रमुख, या वो एक सामान्य नागरिक होगा अगर उसे राजा भी चुनेगा तो। और दूसरा जो होता था वो होता था सैनिक कमांडर, अर्थात ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है मजबूत बनानी है, शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए सेना की आवश्यकता है, तो वहाँ पर सैनिक कमांडर शासन करता था, जिसे बख्शी कहा जाता था। सैनिक कमांडर ही शासन करता था, जिसे बख्शी कहा जाता था, यह आपको याद रखना है। अब जो ये परगने होते हैं, इनमें से कुछ परगने गरखों में व्यक्त थे। गरखे कैसे होते हैं, गरखे मतलब होता है पट्टी, जैसे बहुत सारे गाँवों के मिलाकर एक पट्टी बनती है, जैसे आज तहसील टाइप का होता है, ब्लॉक तहसील, तो ऐसी थी ये पट्टियाँ या गरखे। इन गरखों का जो प्रशासक हुआ करता था उसे नेगी कहा जाता था, नेगी। आजकल आपने देखा होगा नेगी जाति के लोग होते हैं, हो सकता है ये यही ऐसी चीज़ों से निकले होंगे जो प्रमुख थे गरखों के, ठीक है। गरखे देखिए, इन गरखों को हमने गाँव में बांटा था, मतलब चंदों ने इनको गांव में बांटा गया था, और गांव का जो मुखिया होता था उसे सयाना कहा जाता था, कहीं कहीं तो उसे बूढ़ा कहा जाता था, कहीं सयाना भी कहा जाता था। अब जो ये बूढ़ा एवं सयाना होते थे, ये उस गांव के मुख्य न्यायाधीश भी होते थे। इनका काम टैक्स कलेक्ट करने के साथ साथ न्यायाधीश का काम भी ये करते थे, और इनकी एक पंचायत हुआ करती थी जहाँ पर ये बैठते थे, उसे बूढ़ा चौरा कहते थे। देखिए, गरखों का मुखिया कौन होगा, बूढ़ा या सयाना। बूढ़ा और सयाना गांव के न्यायाधीश भी हुआ करते थे, और जहाँ पर इनकी पंचायत चलती थी उसे बूढ़ा चौरा कहा जाता था, ठीक है। अगला देखिए, इन सयानों के अंतर्गत एक पद व्यक्ति का हुआ करता था, वो था कोटाल। कोटाल देखिए, प्रधान उसी को कहते हैं सयाना को, उसी के अंतर्गत एक कोटाल व्यक्ति हुआ करता था। कोटाल का काम था जो लगान, गांव का जो लगान विषयक हिसाब किताब होता है उसको रखना। वो पूरा हिसाब किताब की एक डायरी बनाएगा, अपने जो गांव में लगान एकत्रित होगा, जो देना है, जो देने अगले महीने देंगे, इस सब का डाटा कौन रखेगा, कोटाल। तो कोटाल सयाना के अंतर्गत एक पद होता था छोटा गाँव में, जो हिसाब किताब रखता था टैक्स का। अगला देखिए, न्याय की अगर हम बात करें तो न्याय का मैंने कहा था सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता था, राजा हुआ करता था। चंद राजा ही सबसे बड़ा न्यायाधीश था। कचहरियाँ 2 तरह की होती थी, न्यों वाली और बिस्टाली। मतलब न्यों वाली का अर्थ हुआ करता था ऐसी कचहरी जहाँ पर सामान्य मामले निपटाए जाएंगे। सामान्य मतलब दीवानी, मतलब जहाँ पर किसी का ज़मीन का विवाद हो गया, घर का सीमा विवाद हो गया, ऐसे विवाद न्यों वाली में आते थे। और इसमें क्या है, सामान्य लोगों पर भी यही लागू था। जो सामान्य लोगों के क्राइम होते हैं, जो सामान्य जनमानस करता है, उसके लिए भी न्यों वाली में सुनवाई होती थी। जबकि जो बिस्टाली थी वो क्रिमिनल मामले देखा करती थी। दीवानी जो फौजदारी मामले होते हैं, मार धाड़ के आपने किसी को कूट दिया, उसके मामले फौजदारी में चलेंगे, ठीक है। और दूसरा सैनिकों के मामले भी यहीं चलते थे, क्योंकि ये सैनिकों के लिए बनाई गई थी ये कचहरी, बिस्टाली और न्यों वाली। और ये बनाई थी किसने, जो लक्ष्मी चंद थे सम्राट, उनके भाई शक्ति गोसाई ने लक्ष्मी चंद के समय में। अगला देखिए, पंचायत स्तर पर भी कचहरियाँ हुआ करती थी, जिसमें हम प्रधान की बात की थी या सयाना की बात की थी, सयाना की और बूढ़ा की, सॉरी। तो वो उन कचहरियों को कहा जाता था पंचनवीसी, क्योंकि वहाँ पर पंच होते थे, पंचनवीसी, ठीक है, पंचनवीसी उनको कहा जाता था। याद रखना है आपको, ग्रामीण स्तर की कचहरी को पंचनवीसी कहा जाता था, जिसका अन्य नाम चार थान हुआ करता था। याद रखना है आपको, पंचनवीसी और चार थान पंचायत स्तर की कचहरी को कहा जाता था। आगे देखिए, आगे है भूमि। मैंने कहा था संपूर्ण भूमि का अधिकारी कौन हुआ करता था, तो संपूर्ण भूमि का अधिकारी
या स्वामी राजा हुआ करता था। राजा से ज़मीन प्राप्त करने वाले व्यक्ति को थातवान कहते थे। अर्थात राजा जिस व्यक्ति को ज़मीन दान में देगा, रौद भूमि के रूप में देगा, जिस भी रूप में दान करेगा जिस व्यक्ति को, उसे थातवान कहते थे। मतलब थातवान, ठीक है, ज़मीन का मालिक था वो थातवान राजा के बाद। अब देखिए, थातवान खुद अपनी भूमि पर कृषि नहीं करता था, उसे अपने अधीनस्थ किसी किसान को दे देता था, किसानों में बांट देता था और उनसे टैक्स लेता था। तो उसके अंतर्गत भी दो तरह के किसान हुआ करते थे। एक तो खायकर। खायकर ऐसे किसान थे जो जो अपने थातवान को टैक्स या तो अनाज के रूप में देंगे या नगद देंगे। मतलब फिक्स, अगर ये इनके पास नगद नहीं है तो ये अनाज दे सकते हैं। जबकि जो सिरतान थे, दूसरे टाइप के किसान, सिरतान नगद कर देते थे। मतलब इनको चाहे इनका अनाज बिके न बिके, कहीं कोई और ले ना ले, लेकिन इन्हें जो पेमेंट करना है वो नगद रूप में करना है। ये अंतर था खायकर नाम के किसानों में और सिरतान नाम के किसानों में। एक तो नगद नहीं है तो अनाज भी दे सकता है, लेकिन सिरतान क्या है, नगद ही देगा। ठीक है। अगला एक शब्द है कैनी। कैनी उन भूमिदासों को कहा जाता है जिन्हें सिर्फ खाना मिलेगा, बाकी खेत में काम करने का कुछ उन्हें प्राप्त नहीं होगा। ये है भूमिदास। ठीक है। और राजकोली एक शब्द यहाँ पर है, देखिए, राजकोली कहा जाता है जो राज परिवार के कपड़े बुनते थे या बनाते थे, उन्हें राजकोली कहा जाता था। और अब हम दोस्तों बात करेंगे कर पर। ठीक है, कर पर हम बात करेंगे। आपको ध्यान से चंदों के कर देखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सब बहुत बार यहाँ से प्रश्न बने हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा। करों को चंद कहा करते थे गल्ला छहाड़ा, और गल्ला छहाड़ा इसलिए कहते थे कि उपज का 6वां भाग ही टैक्स लिया जाता था, क्योंकि धर्म कहता है कि उपज का 6वां भाग ही टैक्स लेना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए इसे गल्ला छहाड़ा कहते हैं। ये चंद, काफ़ी सारे चंदों के टाइम में टैक्स थे, कहते हैं 36 टाइप के टैक्स हुआ करते थे। तो हम फटाफट इन टैक्सों के बारे में देखेंगे दोस्तों। देखिए, पहला जो टैक्स है वो यहाँ पर क्या है, जूलिया। जूलिया एक टैक्स है। जूलिया जो नदी पुलों पर लगता था। जो अगर चंद शासक नदी पुलों का निर्माण करते थे, नदी पुल बनाते थे, तो देखो पहले कैसे पुल बनते थे, झूलने वाले पुल तो बनते थे, जो सांगा मतलब संगल से बांधे जाते थे, जिसे सांगा भी कहते हैं। अब अगर आप याद करने का तरीका देखो, सांगा या संगल से बनने वाले पुल, ठीक है, जो झूलते रहते हैं, तो इसीलिए इन पर जो कर था वो जूलिया था। तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हैं, जूलिया टैक्स नदी पुलों पर लगता था, क्योंकि हर साल पुल टूट जाते थे तो उन पुलों को बनाने में फिर धन खर्च होता था, उनके रास्ते व्यापार हुआ करता था, तो व्यापार टैक्स भी यहाँ पर लिया जाता था इन पुलों पर। तो जूलिया नदी पुलों पर लगने वाला कर था। दूसरा कर था सिरती। सिरती देखिए, एक व्यापारियों से लिया जाने वाला कर था, और ये ज़्यादातर भोटिया भावर मतलब भोटिया व्यापारी से लिया जाता था, जो माल भावर और तिब्बत से व्यापार किया करते थे। ये नगद कर था, सिरती एक नगद कर था, और आप जानते हैं बाज बहादुर चंद ने इसे लगाया था सिरती कर को, वो तिब्बती व्यापारियों पर। ठीक है। अगला कर है बैकर। बैकर एक ऐसा कर था जो अनाज के रूप में दिया जाएगा, जिसे मतलब नगद नहीं, आप अनाज के रूप में देंगे। इसके बाद आता है राखिया। इसे रक्षा भी कहा जाता है, और रक्षाबंधन और जनेऊ संस्कार के समय वसूला जाता है। मतलब जब कोई ऐसा त्यौहार हो, रक्षाबंधन या जनेऊ, ऐसे त्यौहार का जो माहौल होता है उसमें इस टैक्स को वसूलते थे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है। अगला है कूत। देखिए, अगर आपके पास नगद रुपया नहीं है और आपको टैक्स जमा करना है, लेकिन आपके पास नगद नहीं है, तो आप चाहें तो नगद के बदले अनाज भी दे सकते हैं, उसे कहते हैं कूत। ठीक है, कूत मतलब नगद के बदले जब आपको अनाज देना हो। भेंट तो आप जानते हैं, भेंट किसे कहते हैं, राजा व राजकुमारों को दी जाने वाली भेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मांगा इंपॉर्टेंट है। मांगा देखिए, युद्ध के समय लिया जाने वाला कर। देखिए, आदमी मांगता कब है, जब उसे आफत आती है, और राज्य पर आफत कब आती है, जब युद्ध होता है। तो युद्ध के समय राज्य पर जब आफत आएगी तो वो एक टैक्स लगाएगा, मांगा, मतलब देना ही आपको पड़ेगा, प्लीज़ दे दो। तो मांगा टैक्स युद्ध के समय लिया जाता था, जब युद्ध में आपातकाल की स्थिति आती थी, धन खत्म हो जाता था। ठीक है। अगला टैक्स देखिए, साहू। तो साहू जो टैक्स है वो है, देखिए, इसे सावली भी कहते हैं, और यह लेखक के लिए दे है, जो राज्य के लेखक होते हैं उनके लिए टैक्स लिया जाता था, साहू। और अगला जो टैक्स है वो रतंगली। तो साहू और रतंगली दोनों के दोनों लेखक को देय टैक्स हुआ करते थे। ये भी आप देखो, साहू या रतंगली दोनों लेखक के लिए देय थे। अगला देखिए, अगला है खैनी कपिलिनी। देखिए, आप जानते हैं खैनी कौन खाता है, खैनी खाता है कौन, कुली। जब कुली व्यक्ति खैनी खाएगा, उसको बड़ा आदमी तो खाता नहीं है, कुली ही खाता है, तो जो कमज़ोर व्यक्ति होता है, काम करने वाला, माल ढोने वाला। तो खैनी कपिलिनी एक ऐसा कर था जो कुली बेगार के रूप में लिया जाता था, मतलब बिना पेमेंट किए अगर आपसे कार्य कराया जाता था, वो उसे कहते हैं कुली बेगार। और कुली बेगार के रूप में अगर किसी कार्य को कराया जाएगा तो उसे खैनी कपिलिनी कहा जाता था, वो टैक्स के रूप में लिया जाता था ये काम। ठीक है। तो ट्रिक्स थी ये खाली याद करने की, खैनी और कुली। इसका मतलब ये नहीं है कि उस समय का सच में कोई खैनी खाता होगा। ठीक है, खैनी तब होता भी नहीं था। अगला है कटक।
कटक देखिए सेना का पर्यायवाची है, आप जानते हैं हिंदी में, तो सेना के लिए लिया गया कर ही कटक हो गया। कटकुनोला पिथौरागढ़ में आप जानते हैं, कटक मतलब सेना, और सेना के लिए लिया जाने वाला कर भी कटक। ठीक है, आसान सा है। स्यूक देखो राज सेवकों के लिए लिया जाता है, जो राजा के सेवक होंगे उनकी रहन सहन के लिए जो कर होगा वो लिया जाएगा स्यूक। कमीनचरी सयानचरी, तो देखिए कमीन और सयाना ये होते टैक्स वसूलने वाले अधिकारी, तो इनके खुद के लिए भी जो टैक्स होगा वो होगा ये कमीनचरी और सयानचरी, जो इनका टैक्स लेने वालों की सुविधा के लिए जो टैक्स होगा। अगला देखिए सीकदार नेगी, तो आप जानते हैं परगना अधिकारी, या सॉरी मैंने अभी बताया था गरखे में नेगी होते हैं, सीकदार जो परगनों में होते हैं। तो सीकदार नेगी और गरखा नेगी, ये मतलब नेग से इसका नाम निकला है। तो ये दोनों होते थे किसके लिए, जो टैक्स वसूलेंगे परगनों में और गरखों में, ये समझ गए ना। अगला है कनक। कनक देखिए कनक सोने का पर्यायवाची होता है, तो कनक जो टैक्स है वो सोने के रूप में ही, स्वर्ण जो धूल होती है उसके रूप में लिया जाता था सौका व्यापारियों से। ये भी बाज बहादुर चंद ने लगाया था सौका व्यापारियों पर कनक नाम का टैक्स। ठीक है, अगला है हिल यानी अधूल। देखिए हिल मतलब होता है कीचड़, कीचड़ जब हो जाती है, हमारे कड़वाल कुमाऊं में बोलते हैं। तो हिल यानी अधूल, जब धूल धूल हो जाती है समझो, कैसे कब होता है, बरसात में होता है, रोड पर कैसे होता है जहाँ पर पेंटिंग नहीं होती है, तो इसलिए सड़कों की मरम्मत के लिए टैक्स लिया जाता है हिल यानी अधूल। ठीक है, आप ट्रिक पे मत जाना, हिल यानी अधूल सड़कों की मरम्मत हेतु। अगला है डाला। डाला देखिए गांव के सयाने को दस्तूर के रूप में दिया जाता, मतलब गिफ्ट समझ लो। अगला है मिजारी। मिजारी कर लिया जाता कामगारों से, जो काम करने वाले मतलब जो व्यक्ति होते हैं, जो राज्य में बहुत वेरियस काम करते हैं, कोई अगर बढ़ई है, कोई ढिंगाल का काम करता है, कोई कहते हैं ना कोई अलग कलात्मक कार्य करता है, कुछ भी करता है, तो उन सब के लिए मिजारी करता कोई। अगला है तानकर या टानकर। देखिए तान या टांड कहा जाता है किसको, कपड़ों को, और सूती व ऊनी वस्त्र के जो बुनकर होते थे उनसे तान या टांड कर लिया जाता था, यह आप जानते हैं। अगला है घी कर। तो घी बेचने वाले पर मौकर, देखिए परिवार को यहाँ पर मौ कहा जाता था, तो मौकर हर परिवार पर, परिवार को मौ कहा जाता है। ठीक है, इस गांव में कितनी मौ रहती हैं, तो इसीलिए उन मौ के हिसाब से हर परिवार पर कर। ठीक है, कुमाऊं या गढ़वाल दोनों जगह। अगला है भात कर। तो बड़े बड़े उत्सव जब राजमहल में होते तो भात कर लगाया जाता है, क्योंकि उत्सव में भात ही खाते हैं। गाय चराई, तो अगर आपको कहीं गाय चरानी है तो उसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा। भैंस कर, तो वो भैंस पालोगे तो उसके लिए भी टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे कर थे, इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप याद कर लो, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। व्यापार कर, तो बुनकरों से लिया जाता था, तो कोई दिक्कत नहीं है। खानों पर कर, तो खानों पर कर था पर नाम नहीं है तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जंगलात कर इंपॉर्टेंट है नहीं क्योंकि यहाँ पर नाम नहीं है टैक्स का। न्यों वाली, देखिए हमने कहा था जो न्यायी व्यवस्था में जो न्यों वाली थी, मतलब दो तरह की न्याय वो थे ना, मतलब कचहरियाँ, न्यों वाली और डिस्टाली। पर अगर आपको न्याय चाहिए तो आप जो टैक्स दोगे, जो पहले ही कर दोगे, वो होगा न्यों वाली। तो आसान है न्याय पाने के लिए न्यों वाली। अगला है जगरिया। अगर कोई ब्राह्मण जागर लगाता है तो उसे भी टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत कमाता है, तो इसलिए टैक्स जगरिया के रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, जागर मतलब देवताओं के जागर गाने वाला, देवताओं की पूजा अर्चना के गीत गाने वाला। रौल्या देवता, देखिए राज परिवार के अगर कोई देवता होंगे तो उनकी पूजा अर्चना का जिम्मेदारी भी जनता की होगी, बलि की भी, तो इसलिए वो रौल्या देवल्या नामक टैक्स देगी। और भाग जो टैक्स था देखिए इंपॉर्टेंट है, घराटों पर लगता था, जहाँ पर पिसा जाता है क्या, गेहूँ और आटा बनता है, उन पर लगने वाला टैक्स था भाग। ठीक है, अगले कुछ और टैक्स थे देखिए, पहरी या पौरी। तो पहरी या पौरी मतलब जो राजधानी के आसपास जो गांव होते थे वहाँ पर जो रखवाली का जिम्मेदार होता था वो व्यक्ति, पहरेदार जो होगा वो, उसके लिए ये टैक्स लिया जाएगा पौरी। बखरिया देखो राजा के लिए, राजा के जो सहीस होंगे, सहीस मतलब जो राजा के बकरियों को देखने वाला व्यक्ति होगा उसके लिए बखरिया। घोड़ों को देखने वाला तो घोड़ियालो, कुत्तों को देखने वाला कुकरा। देखो कैसे कैसे टैक्स है, कुत्तों को देखने वाला कुकरालो। ठीक है, तो ऐसे टैक्स बाज बहादुर चंद ने लगाए थे मुगलों से प्रेरित होकर, घोड़ियालो, कुकरालो, बखरियालो। ठीक है, पांचवा है बाजदार। देखिए महाजन को दिया था ये पद, ये महाजन मतलब जो बड़ा व्यक्ति टैक्स जो वो करता था, मतलब जो क्या महाजन को मतलब जो टैक्स कलेक्ट करता था उसके लिए ये था। भजनिया देखिए, भजन बजाता कौन है, नर्तक नर्तकियों के लिए तो ढोल ढूल बजाना पड़ता है, तो उनके लिए लिया जाने वाला टैक्स था ये भजनिया। अगला है चौबदार। चौबदार देखिए जो राजा की व्यक्तिगत वस्तुओं को इधर उधर ले जाता था, राजा के साथ चलता था, हमेशा राजा के साथ हर समय मौजूद रहता था, उसके लिए कर था चौबदार। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों इतने सारे टैक्सों पे मैंने बात किया, आपको अगर समझ नहीं आए तो आप फिर से इस वीडियो को देखना, फिर से उन टैक्सों को देखना। ये थी चंदों के राज प्रशासन से संबंधित कुछ तथ्य। अगर एक दो फैक्ट छूट भी गए होंगे तो मैं कभी ना कभी किसी ना किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। जुड़े रहिए मेरे साथ, धन्यवाद।